हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बिहार सरकार ने बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 40 नंबर का सिर्फ मैथ्स आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर हम अनुमान लगाएं तो 40 नंबर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए ये एक सेशन जो कि जो भी किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, अभी हम लोग के सामने जो मार्केट में चल रहा है, उस किरण पब्लिकेशन के बुक से 40 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मिला के 40 नंबर आपको दे दिया है। मैथ्स और रीजनिंग 40 नंबर का ही आएगा, ये इसमें इस बुक के आधार पे तय किया गया है। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल जानकारी कुछ नहीं मिली है, बीपीएससी की ओर से कुछ नहीं बताया गया है कि मैथ्स में कितना क्वेश्चन आएगा कितना नहीं आएगा। लेकिन उन लोगों को एक बार दे देना चाहिए कि मैथ से हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें किस पे ज़्यादा मेहनत करना है। तो हम इस बुक के माध्यम से आप लोगों को जो इसमें सेट नंबर 1 दिया हुआ है, जो प्रैक्टिस सेट 1 दिया है, उसका आज जो भी एमसीक्यू है वो 40 का 40 एमसीक्यू कराएंगे और फुली डिस्कशन चलेगा। इसमें सिर्फ टिक मार के निकलने वाला काम नहीं होगा, इसमें उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ और कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन से कितना मेथड आसान है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जिसके पास भी ये बुक है, आप उसका यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप निकाल लें और आप उसको लगाते चलें। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती 2023 बिहार बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अगर आप बैठने की इच्छुक हैं तो मात्र अभी आपके पास मुश्किल से 40-45 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें पूरे मैथ को हम कैसे कवर करें, 40 में 40 मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए यह क्लास है। और ये क्लास 1 to 5 जो भी अभ्यर्थी जो 1 to 5 के लिए फॉर्म भर चुके हैं, या फिर जो 1 to 5 के लिए जो टीचर की योग्यता रखते हैं, उनके लिए यह वीडियो खास है, ताकि इसमें हम 40 में 40 मैथ्स में स्कोर कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इस सेट से लिया गया है। जैसे इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेचा। अगर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे इसमें ये दूसरा कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। किरण क्या कह रहा है कि 6,000 रुपये में खरीदा का मतलब वहाँ पे सीपी, यहाँ पे सीपी इसका कितना है मोबाइल का, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसका सीपी है और 5400 रुपये में वो क्या करता है, मोबाइल को बेच देता है। यानी कि मोबाइल को जब बेचेगा तो मोबाइल का बेचने का क्या होता है, वहाँ पे मोबाइल जब बेचते हैं या फिर कोई भी सामान बेचते हैं तो हम उसको सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी में रखते हैं। तो एसपी कितना है हमारा, 5400 रुपये। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा खरीद रहे हैं चीज़ों को वो ज़्यादा है और बेच रहे हैं वो कम में बेच दे रहे हैं, यानी कि हमें हानि हो रही है। हम कोई भी वस्तु 6,000 में खरीद रहे हैं, 5400 में बेच दे रहे हैं, हमें हानि हो जा रही है। ठीक है, हानि कितने की हो जा रही है, अगर हम हानि देखें तो हमारा इसमें से अगर हम सीपी में से एसपी को घटाएंगे तो हमारा लॉस निकलेगा, जो कि हम हानि, ठीक है, जो हमारा हानि है और कितना हो जाएगा, ये हमारा लॉस 600 रुपये का हो जाएगा। कह रहा है ये हमारा हानि निकल गया 600 रुपये, लेकिन कह रहा है कि उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें हानि मिला है लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हानि परसेंट, मतलब परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल हानि, हानि कितनी हुई है, हानि जो भी है ऊपर और बटा में सीपी, कितने की वस्तु रही होगी और गुने में 100, ये हमारा हानि परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है। तो जब हमारी हानि कितनी हुई है, 600 रुपये, यहाँ पे हम हानि को 600 रुपये रखेंगे और सीपी हमारे पास कितना था, 6,000 रुपये, क्योंकि मोबाइल 6,000 का था तो 6,000 नीचे करेंगे और इंटू में 100। यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे हम काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 60, अब बचा नीचे कितना बटा 6। तो जब हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, और ये यही पूछा है कि कितना परसेंट होगा, तो यही 10% हमारे पास हानि के रूप में मिलेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस हमारा परसेंटेज में जाएगा 10%, जो कि 2 नंबर हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, बहुत लोग
क्या करते हैं यूट्यूब पर आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी सेट लगवा रहे हैं इसका आंसर जो है वो लगा के निकल जा रहे हैं, लेकिन इसका फुल्ली डिस्कशन यहाँ पे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा 20 का 20 सेट का मैथ का जितना भी क्वेश्चन है सबको एक फुल्ली डिस्कशन के रूप में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इसका आंसर क्या है 10%। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 लीटर है, 2.5 लीटर को हमको किस में बदलना है? मिलीलीटर में बदलना है, हमको मिलीलीटर में बदलना है। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए हम देखेंगे कि जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम निकाले सबसे छोटा जैसे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, अगर हम आगे जाएं मीटर में इसको याद करना काफ़ी आसान होता है। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और लीटर। ठीक है, इसके नीचे भी और होता है जिसको हम कहते हैं मिली सेंटी डेसी लीटर। उसके बाद आगे हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे हमको मिलीलीटर निकालना है और लीटर दिया है। लीटर कितना दिया है? 2.5। जबकि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? तो हम देखें 1 लीटर बराबर 1 2 3, हम क्या करेंगे 3 जीरो से गुना कर देंगे। ये हमारा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक, तो हम 2.5 लीटर जब निकालेंगे तो हम 2.5 में हम कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1 जीरो और ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। जब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2500, और ये 2500 क्या हो गया? मिलीलीटर। हमको किस में चेंज करना था? मिलीलीटर में, जो कि यहाँ पे चेंज कर दिए। और 2.5 लीटर को हम मिलीलीटर में जब चेंज करेंगे तो होगा हमारा 2500 मिलीलीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को एक बार अच्छे से आप समझ लीजिएगा, कैसे हम मिलीलीटर को लीटर में, कैसे लीटर को मिलीलीटर में, सेंटीलीटर को हम इसको आगे हम जाएंगे तो हमको किलो लीटर में भी बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 250 मिलीलीटर। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। इसको हम मिटा दें, अगर हम इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर पीछे जाके आप देख लें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का। 118, आगे इसमें क्या ऐड किया है? +2 ऐड किया है तो 120, फिर आगे क्या ऐड किया है? आगे हमारा +2 ऐड किया 122, फिर आगे हमारा 2 ऐड किया 124, तो आगे फिर हम क्या ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 126, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया है 126। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 285 और 1249 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 9 और 7 आए। देखिए, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए ना कि भाग देने पर इतना शेषफल बचे, तो पहले इस जो भी शेषफल बच रहा है इसको इसमें से घटा ले, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसमें हम 285 में, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको समझे, 285 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो कोई ऐसी संख्या होगी जो 285 के से कम होगी। कितना? 9 कम अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 276, यानी कि 276 ऐसी संख्या होगी जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और अब किससे भाग लगेगा ये हम आगे देखते हैं। तो इसको हम जैसे पूछे, जैसे बोले कि शेषफल इतना बचे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? इस शेषफल को हम घटा दें। जब हम इस शेषफल को घटाएंगे तो हमारे पास 285 में से 9 घटाएंगे तो 276, यहाँ से 1249, जो 1249 है इसको काट देते हैं। 1249 में से हम किसको? 7 को घटा देंगे। जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1242 आ जाएगा। ठीक, 49 में से 7 गया 42, तो 1242। अब कह रहा है कि इन दोनों में किससे भाग दें कि ये दोनों कट जाए, यानी कि अब इन दोनों का हमको क्या निकाल देना है? HCF। हमको क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना है। जब HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या से 276 से हम क्या भाग देंगे? किसमें भाग देंगे? 1242 में। किसमें भाग देंगे? 1242 में। तो अब भाग दें 1242 में।
ये किससे जाएगा, अगर हम 4 से इसको ले जाएं तो 4 छक 24, बचा क्या 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, बचा क्या 3, कितना 3, और 4 दूना 8, 8 3 11, कितना हुआ हमारा 1104। जब इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3, क्योंकि इधर हारसिन हम इसको दे दिए थे 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 हम उतार देंगे, 3 में से 0 जाएगा 3, यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, कितना हुआ 138। अब हम क्या करते हैं, इस जो भी शेषफल बचा ये वाला, इसमें अब फिर हम इस भाजक से हम क्या करते हैं, इस भाजक में भाग देते हैं। 276 में हम फिर से भाग देंगे 138 से, जब हम भाग देंगे तो ये 2 बार में 276 कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये जो बचा हुआ है ना, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारे पास HCF क्या हुआ 138, यानी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, यहाँ पे HCF बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। LCM में लोएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है, कम से कम कौन सी संख्या है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, जो दोनों संख्याओं को भाग दे देगी, तो वो 138। जब हम 138 में इसमें भाग देंगे ना, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 7, और जब 138 से हम 285 में भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा 9। तो हमारे पास ये आंसर क्या हो जाएगा 138, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। देखिए 9 जहां जहां है ना, वहां वहां इसको दर्शा दिया गया है। अब कह रहा है कि आगे ये प्रत्येक अंक में ना, ये पूरी की पूरी जो संख्या बनेगी, जैसे ए नंबर की जो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट की जो संख्या है, इसमें 9 एक बार ही आएगा, इसमें भी 9 एक बार आएगा, इसमें भी 9 एक बार आएगा, इसमें भी 9 एक बार आएगा। बाकी आप 9 को छोड़कर कोई भी संख्या इसमें भर सकते हैं। इसमें अब जो भी संख्या हम भरेंगे, जैसे ये 9 है, तो अगर हम मान लेते हैं सबको हम 0 भर देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसमें एक ही संख्या भरेंगे, हम 0 भर देते हैं सब में। ठीक, जब हम सब में 0 भर देंगे तो हमको यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ से ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है, D। अच्छा, हमको ये ज्ञात करना था कि कौन इसमें बड़ी है कौन इसमें छोटी है। तो देखिए, जिसका स्थानीय मान ज्यादा होगा वो बड़ी संख्या होगी, मतलब जिसके पीछे जितना ज्यादा 0 रहेगा वो बड़ी होगी। इसके पीछे कितने 0 हैं 4, यानी कि ये 90,000 है। ये कितने हैं 90,000 है। ये कितने हैं 9,000 है। ये कितना है 900 है, और ये कितना है 90 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ए होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या ए दिया है, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, यही सही होगा। बी छोटी है सी से, बी छोटी है सी से। सी तो 900 है और बी बड़ी है 9,000 है। बी बड़ी है जो कि 9,000 है, और सी 900 है, यानी कि बी बड़ी है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। चारों संख्याओं में सी सबसे बड़ी है, नहीं ए सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 नंबर होगा। चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी अंक अगर फिल कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम 8 फिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर 8 फिल कर दे रहे हैं, कुछ भी अगर हम फिल कर दे रहे हैं, तो भी यही सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि 9, अगर हम एक डिजिट की संख्या देखें तो 9 इसमें सबसे बड़ी डिजिट होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा बड़ा कौन सा होगा, ए नंबर है। ठीक, इसको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, 40 क्वेश्चन है। ठीक, तो हम आगे देखते हैं 6 नंबर। 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करें। और बहुत जल्द ये चैप्टर वाइज भी सिलेबस आएगा। इसका सिलेबस का डिस्कशन एक बार करके उसके बाद चैप्टर वाइज पूरा डिस्कशन शुरू होगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। निम्न आकृतियों को चुने। भिन्न आकृतियों को हमको क्या करना है, चुनना है। कौन सी इसमें आकृति भिन्न हमको दिख रही है। देखिए, ये त्रिभुज है। ये कितने भुजा है 1 2 3 4 5 भुजे हैं।
ये चतुर्भुज है, 4 भुजा है, ये 2 4 6, ये 6 है भुजाएं, यानी कि षष्ठभुज है। ठीक है, तो इसमें देखें 3 भुज, अच्छा इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 बिंदु है। इसमें 4 बिंदु है लेकिन 5 भुजाएं हैं। इसमें 4 बिंदु हैं, 4 भुजाएं हैं। इसमें 6 बिंदु हैं, 6 भुजाएं हैं। तो हमारा 2 नंबर अलग है, क्योंकि इसमें 5 बिंदु है, 5 भुजाएं हैं, तो हमारे पास 5 बिंदु होना चाहिए। तो ये भिन्न है, बाकी सब 3 भुजा 3 बिंदु के साथ है, 4 भुजा 4 बिंदु के साथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, आप लॉजिक भी समझते चलिए कि क्यों, अगर भिन्न हम छाट रहे हैं तो क्यों छाट रहे हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? देखिए, कह रहा है कि जो मेरा जन्मदिन है वो मेरे भाई का, मान लेते हैं जो मेरे भाई है, मेरा ब्रदर है, उसका जन्मदिन 1 तारीख को पड़ जाता है। मान लेते हैं किसी मंथ का 1 तारीख को पड़ जा रहा है। तो कह रहा है कि भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद मेरा जन्मदिन, यहां से 64 दिन बाद मेरा जन्मदिन पड़ रहा है, यानी कि ये मैं हूं। ठीक, तो मान लेते हैं कि यदि मेरे भाई का जन्मदिन ये 1 तारीख को सोमवार है, क्या है? सोमवार। ठीक, तो 1 तारीख को अगर सोमवार है तो फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा? 8 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला सोमवार कब पड़ेगा? 8 7 15 तारीख को। अगला सोमवार कब पड़ेगा? 22 तारीख को। ऐसे ही हर सोमवार, यानी कि अगर हम हर 7 दिन पे ये सोमवार पड़ रहा है, 7 दिन बाद, आपको पता है ना सप्ताह, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 दिन बाद हर दिन अपना दिन मतलब दोहराता है। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगले 8 तारीख को सोमवार होगा। ऐसे करके, यानी कि हम 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 तारीख है, 7 दिन बाद। ठीक है, ये 7 दिन बाद ही पड़ेगा। तो अगर हम क्या करें, 7 से हम 64 में डिवाइड कर दें तो हमारा कितना बार में जाएगा? हमारा 63 जाता है, 9 7 63। ठीक, अब बचा क्या? 1 दिन। ये 9 7 63, यानी कि 63वां दिन फिर सोमवार होगा, मंडे होगा। तो अगले दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा। अगले दिन क्या होगा? मंगलवार, जो कि 64वें दिन मेरे जन्मदिन का दिन है। तो वही पूछ रहा है कि मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो मंगलवार को पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें जो कैलेंडर चैप्टर होता है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग के लेवल के अनुसार दिया 1 to 5 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यही लेवल रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। 8 नंबर अगर हम देखें, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम, FLAME, फ्लेम को कोड दे दिया है। F को 6 दिया है, L को 9 दिया है, A को 4 दिया है, M को 3 दिया है और E को 1 दिया है। ऐसे ही मॉक्ट है MOCT, इसको M को 3 दिया है, O को 8 दिया है, C को 7 दिया है और T को 2 दिया है। तो पूछा है फैक्ट के लिए हम क्या, F को क्या दिया है? F को 6 दिया है। तो फैक्ट में अगर हम फैक्ट लिखें तो F को क्या दिया है? 6 दिया है। A को अगर हम यहाँ पे देखें, A यहाँ पे है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे A को क्या दिया है? 4 दिया है। C कहाँ है? C यहाँ से 3 नंबर सेकंड थर्ड है, तो C यहाँ से 7 दिया है। तो 4 7, T यहाँ पे है, T को क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2। तो क्या हो गया? 4 7 6 4 7 2, मतलब 6 4 7 2, 6 4 7 2 इसी में है। तो यही इसका आंसर होगा, इसका फैक्ट का कोड यही होगा 1 नंबर। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है कि पक्षी जैसे घोंसले से संबंधित है वैसे आदमी किससे संबंधित है? यानी कह रहा है कि पक्षी जैसे घोंसले में रहती है तो आदमी कहाँ रहता है? तो आदमी दुकान में रहता है, कार्यालय में रहता है, विद्यालय में रहता है? नहीं, घर में रहता है। आदमी कहाँ रहता है? घर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कागज, ये भी रीजनिंग का, सब रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति के जैसे दिखाई देगी? देखिए थोड़ा सा साफ नहीं आया है, आप थोड़ा सा, अगर आपके पास क्वेश्चन है, बुक है, तो उसमें आप जरूर इसको देखते रहें। ठीक, तो इसको पहले इधर से फोल्ड किया है, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया है, फिर एक और फोल्ड किया और ऐसे काट दिया। तो जब हम इसको ऐसे खोलेंगे
ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे एक छेद है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इस साइड एक छेद है तो इस साइड भी एक छेद होगा, ये पलटेगा। तो इस साइड एक छेद है तो इस साइड भी एक छेद होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे खुला तो हम इसको फिर एक फोल्ड और खोलेंगे तो ये पूरा ऐसे ऐसे खुल जाएगा। ये कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो जब ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे एक फोल्ड यहाँ पे रहेगा और इसका एक फोल्ड खुलेगा तो यहाँ पे आएगा, इसका एक फोल्ड यहाँ पे होगा और इसका एक फोल्ड यहाँ पे हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और फोल्ड खोलेंगे ऐसे, तो इसका एक फोल्ड ऐसे खुलेगा, इसका एक फोल्ड यहाँ से ऐसे खुलेगा, फिर एक यहाँ पे खुलेगा, फिर एक यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ऐसे बीच में 4 फोल्ड, 4 इसमें होल दिखेंगे। बीच में 4 होल किसका है, इसका है, इसका तो नहीं होगा, इसका है लेकिन ये दूर दूर पे है तो ये भी नहीं होगा, इसका है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कटिंग होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे भी एक कटिंग होना चाहिए, यानी कि 2-2 कटिंग होना चाहिए। यहाँ पे कितने कटिंग है, यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ पे 2 कटिंग है, यहाँ पे 2 कटिंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 नंबर इसका आंसर होगा। यहाँ पे 2 कटिंग है, यहाँ पे 2 कटिंग है, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 2 और 4 बीच में होल भी है, तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं, 15, ठीक। यानी कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है एवरेज का। इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला आता है, अगर हम एवरेज निकालने जाएं, तो एवरेज क्या क्या होता है, टोटल, सम ऑफ टोटल, क्या होगा एवरेज का, यहाँ पे हिंदी में अगर हम लिखें सम ऑफ टोटल यानी कि कुल आंकड़ों की संख्या, बटा में नंबर ऑफ टोटल डाटा, यानी कि कुल आंकड़ों का, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल आंकड़ों की संख्या नहीं होगी, कुल आंकड़ों का योग होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुल आंकड़ों का योग, ठीक है। और डिवाइड बाई कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो कुल आंकड़ों का योग अगर हमको निकालना है तो कुल आंकड़ों का योग कितना आएगा। जैसे अगर यहाँ पे तो एवरेज दे दिया है, योग तो हमारा दिया नहीं है, कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, तो एवरेज कितना दिया है, 15 वर्ष, और कुल योग हमको दिया नहीं है तो योग हम ऊपर रखेंगे, और कुल आंकड़ा कितना है तो 15। जब हम यहाँ से योग निकालेंगे ना तो योग हमारा कितना हो जाएगा, योग हमारा हो जाएगा 15, और ये 15 इधर जाएगा तो आ जाएगा गुने में 15, यानी कि 225। 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होता है 225, यानी कि टोटल एवरेज कितना आ गया 225। कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का उम्र 14 वर्ष दिया है, ये कह रहा है टोटल 15 है, 5 इधर छांट दिया है, 9 इधर छांट दिया है, 9 5 14, एक यहाँ पे बच गया, इसी का एवरेज निकाल देना है। तो 15 विद्यार्थियों का उम्र जो योग है वो 225 है, इधर 5 का हम योग निकालें, इस 5 का योग निकालें तो 14 गुने 5 करेंगे यानी कि 70 आ जाएगा, और इस 9 का योग निकालें तो 9 गुने 16 करेंगे तो 9 16वां कितना होता है, 9 16वां जब करेंगे तो 144, 16 9 144, ठीक है। जब ये 9 का 144 योग हो गया, 5 का 70, और टोटल का कितना दिया है 225, इज इक्वल टू 5 का इधर रखेंगे 70 प्लस ये जो नहीं निकला है एक जो 15वां है, इसको अगर हम x मान लें, और इधर 9 जो है वो उसका 144 है, तो हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 225 में हम 70 प्लस 144 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 144 को हम घटा देंगे। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास ये 70 और 144 कितना हो जाएगा 4 और 7 4 11, 1 और 1 1 2, 214। 225 में से जब 214 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11, कितना बचेगा 225 में से 214 हम घटाएंगे तो 11, यानी कि जो लास्ट 15 नंबर वाला है उसका औसत उम्र कितना है तो 11 वर्ष है, उसका औसत उम्र कितना है 11 वर्ष।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 वर्ष औसत उम्र, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसके एसपी का 40% है। अगर एसपी को हम 100% मान लें तो हमारा सीपी 40% है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% है। तो अब कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, जिससे हम तुलना करेंगे उसको कितने कहाँ रखेंगे, नीचे, और जिसको निकालना है वो ऊपर। तो कह रहा है कि ये तो पहले वाला हो गया। कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य का। जब क्रय मूल्य का करेगा तो नीचे सीपी और ऊपर क्या होगा, एसपी। ऊपर एसपी का 100, सीपी का 40 और गुने में 100%। ये हमको क्या निकालना है, परसेंटेज, क्योंकि पूछा है कितना परसेंट है। तो ये अगर हम निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये 4 से हम 100 काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 25 बार में। 10 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2500, 250। अच्छा यहाँ पे ये 25 बार में जाएगा, ठीक, ये 0 नहीं रहेगा, 25। जब हम इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 250, और ये हमारा क्या होगा, 250%। यही हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट, तो 250% हो जाएगा, जो कि 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादातर का आंसर 2 ही नंबर आ रहा है इसमें, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगा, सबसे छोटी 1 पर 5 0, 4 1 5 0, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9, 5 9, 1 9, 2 9, 3 9, 4 9 और 1 5 9। कह रहा है इन दोनों का अंतर यानी कि घटा देंगे, जब अंतर बोलेगा तो घटाएंगे। 10 इधर से, जब इसको इधर से हम इसका 1 लेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, फिर ये इसको देगा तो 10 यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसको ऐसे करते करते यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, बाकी यहाँ पे बचा क्या, 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे क्या बचा था, 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9, 9 में से इस 9 को घटाएंगे तो 0, यानी कि ओवरऑल हमको हमारे पास कितना मिल गया, 1। तो यही अंतर है हमारे पास 1 का, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। अगर हम मान लेते हैं, इसको 2 तरीके से हम बना रहे हैं। एक सबसे आसान तरीका अगर देखें परसेंटेज से, कह रहा है कि जो 4% दिया है ना, ये हमारे पास 20 किलोग्राम दिया है। हम दोनों तरीके से समझाएंगे, ठीक है। जो 4% दिया है ये 20 किलोग्राम दिया है। कह रहा है कितने प्रतिशत, 4% है, ठीक है। तो 4% 20 किलोग्राम किया है। हमको पता है कोई भी चीज 100% होती है। जब इसको 100% करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें 25 से गुना कर देंगे। जब इससे इधर 25 से गुना करेंगे तो हम इधर से भी हमको 25 से गुना करना पड़ेगा। ये 100% हो गया। जब इधर दोनों से 25 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 1 0 और ऐसे ही बैठ जाएगा, यानी कि 50 किलोग्राम का ये 4% जब हम निकालेंगे तो हमारा 20 बच जाएगा। 500 किलोग्राम का 4% हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20 आएगा, जो कि हमारे पास आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो एक शॉर्टकट बहुत आसान तरीका है जो कि एसएससी वाले बहुत इजीली तरीके से इसको कर जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही। अगर हमको ट्रेडिशनल देखना है तो हम ट्रेडिशनल यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रेडिशनल हम यहाँ पे एक बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कह रहा है कि कितने किलोग्राम का, मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो टोटल किलोग्राम है वो x है, x kg है। तो x kg का 4% हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है x kg का 4% हम निकालेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा, 20 किलोग्राम, ठीक है। 4% का मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है वो नीचे आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज यहाँ से हटेगा और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हमारे पास 100 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे x kg जब हम निकालेंगे इस 100 को इधर भेजेंगे तो यानी क्या आ जाएगा, 20 गुने में 100 डिवाइड बाई ये 4 नीचे आ जाएगा 4
और केजी का केजी, केजी से हम क्या करेंगे, अच्छा केजी से हम, ये केजी का केजी हो गया। जब 4 से हम 20 को काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, यानी कि एक्स केजी हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स केजी हमारे पास 5 से गुना करेंगे 500 किलोग्राम। ये भी यही आंसर यहाँ पे भी आया था। तो ये ट्रेडिशनल हो गया, एक्स मान क्या बना लें, या फिर यहाँ पे हम 4% रख के बना लें। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अब भले उसका अमाउंट कितना भी हो जाए वो 100% ही अपने आप में होगी, 100% यहाँ पे मान के बना लेंगे। तो इसका दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक, आगे हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। मतलब अगर किसी शहर की आबादी 20% है तो अगले साल 5% बढ़ के 25% हो जाएगी। 100% है तो अगले साल बढ़ के 105% हो जाएगी, उसके अगले साल 110% हो जाएगी। तो हर साल कितनी बढ़ी है, 5%। यदि शहर की वर्तमान आबादी अभी वर्तमान समय इतना है, यानी कि कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी कि 1,85,220 है। तो कह रहा है कि एक वर्ष पहले, अगर एक वर्ष पहले कितना होगी, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक वर्ष पहले 100% होगी, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वर्ष पहले 100% आबादी हुई होगी, फिर एक वर्ष बाद 5% जब बढ़ा, यानी कि 100 का 5%, 5 जब हम बढ़ाएंगे, 100 क्यों मान रहे हैं कि इस पे, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। 5%, 100 का 5% निकालना है 5, 100 का 10% 10, 100 का 15% 15, 100 का 20 27% 27, कुछ भी निकाल दो उसका परसेंटेज उतना ही होगा। जब इसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 105। ये पिछला था, ये अभी का है 105, लेकिन ये 105% है, ठीक है। लेकिन अगर हम संख्या में देखें तो संख्या में ये कितना है, संख्या में लगभग 1,85,220 है। जब हम 1,85,220, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, 1,85,220 है। तो कह रहा है कि यहाँ से अगर हम 1% निकाल दें, यहाँ से 100% पे जाना है, 1% हम निकाल दें, तो हम 1,85,220 में हम क्या करेंगे, 105 से गुना करेंगे। एकक नियम जानते हैं ना, ये एक नियम से इधर आ जाएगा, नहीं जानते हैं तो इसको बता दिया जाएगा। यहाँ से 1% हो गया, 100% हमको निकालना है। तो हम 100% जब निकालना है, तो यहाँ पे मानिए 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। जब हम इसको काटेंगे, तो अगर हम काट रहे हैं तो वो, अगर हम देखें किससे हम काट देंगे, 5 से हम काट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे 20 बार में, 21। 7 से काट देंगे, ये हमारा 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 4, 7 छक 42, 3 32, तो 7 पचे 35 तो ज़्यादा चला जाएगा, 7 चौका 28, 32 28, 7 चौका 28, बचा 4, ठीक है। तो 4 42, 7 छक 42 कट गया। फिर अगर हम 7 से इसको काटना चाहें तो 7 से काट देते हैं, 7 तरीका 21, आ गया 5 54, तो 7 8 56 होता है, तो 7 7 49, फिर 5 56, 7 8 56, यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 100%, 100% कितना आ गया, 3780 इंटू 20, ठीक। जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा 8 दूना 16, 2 से हम गुना कर देंगे सब में, 8 दूना 16, 6 1, 2 7 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, और 2 3 6 1 7, ठीक। 700 कितना हुआ, 785। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, आठ दूना 16 1, 7 दूना 14, 1 15 1, 3 दूना 6 1 7। इसको कैलकुलेशन को देखिए, जब भी आप एग्जाम में फंसे ना ऐसे कैलकुलेशन में, तो आप इसी में मत रहिए, ठीक। इसको फिर से दूसरा जगह पे, यहाँ से इस कैलकुलेशन को फिर से दूसरे जगह पे कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसी में आदमी रह जाता है और समय निकल जाता है, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, 100% यहाँ पे निकाल रहे थे, 100% क्या दे रहा है, 1852, अच्छा 220 ना, 220। देखिए यहीं पे गड़बड़ हुआ था, हम कह रहे हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 105 और इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है।
तो जब यहाँ पे हम देखें 185220 डिवाइड बाई 105 इंटू 100, जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 त्रिका 15, 3 35, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 कितना हुआ, 3 और 7, 5 3 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे, 5 चौका 20 और 2 फिर जीरो, 5 चौका 20, 7 से हम कटा देंगे, 7 से 7 तरीका 21, इसको हम कटाएंगे, 7 छक 42, तो ज़्यादा चला जाएगा, 7 बचे 35, 2 बचा जीरो, तो 20 हो गया, 7 दूना 14, 6, 7 9 63, 1 7 दूना 14, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 बचा कितना 1, यहाँ पे 2 2 22, 7 तरीका 21, 1 3 छक 18, 1 और 3 चौका 12, कितना बचा 1 7 6 4 और डबल जीरो, यही हमारे पास आया, यही 100% की वैल्यू है। हमसे पूछा भी यही था पहले साल, यानी कि 1 वर्ष पहले हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी थी, 1,76,400 आबादी थी, 5% इसका बढ़ाएंगे तो हमारे पास आबादी कितनी हो जाएगी, 1,85,220। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो 1,76,400 का 5% बढ़ा के आप चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। आगे हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, जो कि रीजनिंग का है। कह रहा है कि गेम को HCPI लिखा है, तो इस कोड में प्ले को क्या लिखा है, अच्छा जी। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम सबसे आसान तरीका करते हैं, GAME जो है उसको ऐसे लिख देते हैं और उसके नीचे ही उसको भी लिख देते हैं जो उसका कोड है, HCPI, ठीक है। आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए, नंबरिंग आपको बहुत जरूरी है। G से H जाने में हमको कितना चाहिए, +1, ठीक। A से C जाने में +2, M से M 13 होता है और P कितना होता है 16, +3, E 5 होता है और ये I 9 होता है, +4, कितना +1 +2 +3 +4 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमको प्ले को +1 +2 +3 +4 बढ़ा देंगे। P कितना होता है 16, L कितना होता है 12, A कितना होता है 1 और Y कितना होता है 25। जब इसमें +1 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और 17 पर हमारा होता है Q। 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 14 N हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो C हो जाएगा। यहीं से देख लेना QNC, QNC, अच्छा ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, QND और किसी में है QND इसी में है, क्योंकि इसमें जब हम 4 करेंगे ना, 4 करेंगे तो 4 नंबर इसमें C हो जाएगा। Y है 25 4 29, 29 में से 3 26 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 के स्थान पर क्या आता है C, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए इसका आंसर 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर ये ऑप्शन इसमें घुमाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम 2 नंबर ही मानकर चलते हैं। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ से इसको ऐसे कंसीडर किया है, देखिए यहाँ से इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, और ये बीच में ये जो है, तो इसको ऐसे कंसीडर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे घुमाने के लिए नहीं बोला है। अगर घुमाने के लिए बोला रहता तब ये सही है, अगर घुमाने के लिए नहीं बोला है तो हमें ज़्यादा संभावना है कि हम इसमें इसको हम कंसीडर करेंगे। देखिए ये भी हो जा रहा है और यहाँ पे एक त्रिभुज वाला, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन आंसर क्या दिया है 2 नंबर, तो इस बुक के अनुसार 2 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। लेकिन अगर मेरे अनुसार जाएं, अपने माइंड के अनुसार जाएं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 18 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज गिने, एक त्रिभुज यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक, एक यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 और एक ये पूरा का पूरा त्रिभुज 5। त्रिभुज गिनने का एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसके बारे में एक बार पढ़ें, ठीक है, नहीं तो बैच जब शुरू होगा उसमें जब चैप्टर कराया जाएगा तो इसमें पता होगा। कितना इसमें है 5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि पारदर्शी शीट पर बनी आकृति x को बिंदु के आधार पर मोड़ दिया जाए तो विकल्प में, देखिए ये जो जब यहाँ से हम मोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, मोड़ेंगे तो देखिए इसका स्पेस छोटा है, इसका स्पेस ज़्यादा है, जब ये मोड़ेंगे तो ये आके इसमें चिपक जाएगा और ये इसके पीछे आके इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे किस में बना हुआ है, ऐसे 3 नंबर पे बना हुआ है, तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
ये तो आपको होगा ही नहीं, ऑलरेडी इसको उलट दिया है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, 3 नंबर इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ऐसी आकृति है डबल सर्कल में, एक बीच में ये क्या है, ये आपका वर्ग दे दिया है। तो हम क्या कर रहा है, इस वर्ग को बड़ा कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस वर्ग को बड़ा कर दिया है, ठीक है, और ये जो एक सर्कल है उसको अंदर कर दिया है छोटा करके। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो जो अंदर वाला है उसको बड़ा कर देंगे। जैसे ये गोल ये सर्कल है तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। इसके ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही ऐसे ही रहेगा, और जो इसके ऊपर था, यहाँ पे इसके ऊपर सर्कल था तो इसको अंदर कर दिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो वर्ग है इसको हम क्या करेंगे, अंदर वर्ग बना देंगे। तो ऐसे कौन सी आकृति में बनाया है, तो ऐसे इस आकृति में बनाया है। ये वाला आकृति हमारे सही है, तो वही पूछा है, इसके संबंध में क्या होगा, 4 नंबर। हम आगे देखते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 2 खंड ए एवं बी है, इनमें क्रमशः 36 और 44 विद्यार्थी है। खंड ए का औसत वजन 40 किलोग्राम, बी का औसत वजन 35 किलोग्राम, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन एवरेज। इसके पहले हमने समझा रखा है कि हम योग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम योग निकाल रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 36 गुने 44, ये ए का है, ए में कितना योग होगा, 36 गुने 44। जब हम इसमें 36 गुने 44, यही ना है ए एवं बी, जिसमें क्रमशः 36 और 44 विद्यार्थी है। ए का औसत, अच्छा इसमें ऐसे नहीं है, 36 विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 36 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पे है 40 किलोग्राम। तो इसका हम औसत निकालेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 6 दूना 12 दो 14, ठीक है। बी ये ए क्लास का है, बी क्लास का जब औसत निकालेंगे यानी कि 44 स्टूडेंट हैं और वजन कितना है 35 किलोग्राम। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1540। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2980। अब कह रहा है टोटल कितना विद्यार्थी हैं, तो 36 और 44 जो आप जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 40 80, टोटल कितना 80। हम डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 तरीका 24 बचा 5, 8 सत्ते 56, ठीक, बचा 2, 56 2 एक जीरो बैठाएंगे, 8 दूना 16, ठीक है, 4 फिर एक जीरो बैठाएंगे, 8 45, यानी कि कितना हो गया 37.25, सॉरी 37.25, जो कि इसका आंसर नंबर 3 है, 37.25, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का परिमाप एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात। अच्छा आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि ये जो है ये लंबा हो जाएगा वीडियो, ये जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे, और ये 43 मिनट का वीडियो है, 22 क्वेश्चन हुआ है। आगे जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम 22 से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर के लिए बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें मैथ का क्वेश्चन जितना है इससे आपको कवर हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फुली डिस्कशन हो रहा है, आप देखें, ठीक है। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।